सभी भैया बहनों को गुड इवनिंग। आज आपको पोषण के बारे में थोड़ा बताने जा रहे हैं। पोषण को 5 स्टेपों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहली हो गई इनगेशन, पहली अवस्था। इसका अर्थ होता है अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण ये पहली अवस्था होती है। जैसे एक कोष की जो जंतु होते हैं वो तो अपना भोजन सतह के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। मनुष्य अपने हाथों से मुंह में भोजन ग्रहण करता है। जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, वो सीधा अपने मुंह में भोजन को ग्रहण करते हैं। पक्षी हैं वो अपनी चोंच के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भोजन को जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचाने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अर्थात बाहर जो भोजन होता है ठोस अभिसरणशील है, जिस अवस्था में है उसे मुंह के अंदर पहुँचाने की क्रिया अंतर्ग्रहण हो गई। दूसरी स्टेप आ गई आपकी पाचन। मुंह में जैसे ही भोजन आता है वहाँ से ही पाचन की शुरुआत हो जाती है। पीछे हम बता चुके हैं मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे लार निकलती है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है। वहीं पर ये भोजन मंड का पाचन तो मुंह में ही कर देता है, टाइलिन एंजाइम। उसके बाद में लार एक काम और करती है, भोजन को लसा बनाती है। इसे अंदर फूड पाइप में निगलने में, अंदर सरकने में ये मदद करती है लार। जैसे ही हम मुंह में नीचे जैसे ही चलेंगे वहाँ पे गले के पास में ही एक ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, एक द्वार हो गया ग्लॉटिस का। उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो एपिग्लॉटिस होता है। मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं घाटी ढक्कन और घाटी द्वार। ये फायदा क्या है, भोजन को निगलते समय ये घाटी ढक्कन है, ये घाटी द्वार को बंद कर लेता है। और अगर बंद नहीं हो पाता है कारण बस हम लोग खाना खाते समय बात करने लगते हैं तो भोजन का जरा सा भी टुकड़ा उस वहाँ पे पहुँच जाता है श्वास नली में। फिर क्या होता है, जोर से ठसा लगता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की गैस का जो आदान प्रदान होता है उसमें रुकावट हो जाती है। जोर से झटके से बाहर निकलता है वो कड़ा। तो हमें खाना खाते समय, भोजन को ग्रहण करते समय हर समय याद रखना चाहिए कि हम बातचीत ना करें ताकि भोजन का जो टुकड़ा है श्वास नली में ना जाए। हम बात करते हैं पोषण वाली, तो ये जैसे ही है पाचन हो गया। पाचन पहली अवस्था अंतर्ग्रहण हो गई। दूसरी पाचन की, पाचन मुंह से शुरुआत हो गई। तो ये फिर सबसे अधिक उसके बाद में फूड पाइप द्वारा आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भी 3 प्रकार के एंजाइम, 3-4 प्रकार के पाए जाते हैं आमाशय में। जैसे लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया। अब ये भोजन को ही हम यहाँ पे 4-5 भागों में बांटते हैं। मुख्यतः प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। साथ में ही विटामिन और मिनरल्स भी आते हैं। तो मुख्यतः हम इसे 3 भागों में बांट लें। कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है एमाइलेज और वसा का पाचन करता है लाइपेज। प्रोटीन को पाचन करने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन, ये कई होते हैं। और सरलता से जिनमें एज लगा हो सामान्यता, वो सभी कार्बोहाइड्रेट पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं, केवल लाइपेज को छोड़ करके। लाइपेज एंजाइम है, इसमें भी एज लगा है लेकिन ये वसा का पाचन करता है। तो हम एज वाले एक एंजाइम को, केवल लाइपेज को अलग कर लें, बाकी सभी ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। और इनसिन ये याद करने के लिए ये भी है, जिनमें लगा हो तो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। जैसे काइमोट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, इरेप्सिन हो गया, ये हो गए। तो अब पाचन आपका आमाशय में हुआ, पाचन हो गया। पाचन उसके बाद में सबसे अधिक पाचन तो आपका ग्रहणी में होता है, जिसे डियोडिनम कहते हैं। और सबसे अधिक जो होता है अवशोषण, वो क्षुद्रांत में होता है। तो पहली स्टेप आपकी अंतर्ग्रहण की थी। दूसरी हो गई पाचन की। जब पाचन, भोजन का पाचन हो जाता है और ये पाचन जब हो गया भोजन का, तो ये सरल हो गया। सरल छोटे छोटे अणुओं में
बढ़ गया। तो अब यहाँ पे इसका तीसरी स्टेप होती है अवशोषण की। जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करना। जैसे ही अवशोषित हो जाता है ये रुधिर में मिल जाता है। अब अवशोषण सबसे अधिक छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या होता है, जो छिद्रांत होता है भाग, उसमें उसकी अंदर की सतह होती है वो ज़्यादा विस्तृत हो जाती है। कैसे, उस जगह पर इसके छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो रोए फैल जाते हैं तो अंदर की सतह ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाता है और वहाँ पे अवशोषण हो जाता है इसका पोषक पदार्थों का। तो पूछा जाता है कि सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है, उसका उत्तर यही हो गया कि गिरहनी में होता है। और सबसे अधिक अवशोषण हो गया आपका क्षुद्रांत में। अवशोषण के बाद में फिर अगली अवस्था होती है एसिमिलेशन, मतलब स्वांगीकरण। स्वांगीकरण एक ऐसा शब्द है जिसे हम कहते हैं आत्मसात। मतलब पहले से ही हम लोगों के शरीर में जो हमारा जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, प्रोफेसर हक्सले ने ये कहा था कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। जिसके शरीर में जीव द्रव्य खत्म हो जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम लोगों के शरीर में पहले से ही जीव द्रव्य होता है। उसी जीव द्रव्य में पोषक पदार्थों का विलीन होना, आत्मसात होना, ये स्वांगीकरण कहलाता है। उसमें ये पोषक पदार्थ पहुँच गए और ठीक उसी जीव द्रव्य में उसी के समान विलीन हो गए। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है आपका वैक्षेपण। जैसे पचा हुआ भोजन पदार्थ है, पोषक पदार्थ तो हमने सोख लिए, उसके बाद में कुछ ठोस पदार्थ है, अर्ध ठोस पदार्थ है, अपच पदार्थ है जो भोजन का बचा हुआ भाग है, इसे मल के साथ शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन क्रिया कहलाती है, जो एनस के द्वारा होता है। सबसे अंतिम क्रिया हो गई। तो ये पोषण की 5 अवस्थाएं हो गई आपकी। पहला हो गया अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन अवशोषण हो गया, चौथा एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण, पांचवा इजेक्शन वैक्षेपण। ये 5 अवस्थाएं पोषण की हो गई। इसके बाद में फिर अभी बताया हमने पाचन कहाँ होता है, सबसे अधिक आपका गिरहनी में होता है। सबसे अधिक अवशोषण होता है आपका छोटी आंत के क्षुद्रांत में होता है। छोटी आंत की लंबाई होती है, नाम छोटी आंत होता है, इसकी लगभग 6.5 मीटर की लंबाई होती है। और बड़ी आंत में एनस पाया जाता है, सबसे अंतिम भाग होता है जिसके द्वारा ही वैक्षेपण की क्रिया होती है। शरीर में उत्सर्जन की क्रिया के और भी बहुत से अंग होते हैं। ये उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना, उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। उत्सर्जन की क्रिया ये भी होती है आँखों से आंसुओं का निकलना। उत्सर्जन की क्रिया ये भी है हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई तो वो सांस द्वारा फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। उत्सर्जन की क्रिया ये भी हो गई शरीर से पसीने का बाहर निकलना। उत्सर्जन वही क्रिया ही कहलाती है शरीर से अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। पॉइंट आगे बढ़ते ही जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।